नमस्कार, मैं हूं दामिनी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं हमारा शो आपकी प्रॉपर्टी। पिछले शो में हमने आवाज उठाई उन तमाम पीड़ित बायर्स की जिन्होंने बिल्डर को 90% पेमेंट कर दी, लेकिन 14 सालों से उन्हें अपना पोजीशन नहीं मिल पाया। पिछले शो के जरिए हमारे पास में काफी ऐसे ग्रीव्ड बायर्स आए जिनके साथ में सेम बिल्डर्स ने ट्रैप बिछाया, जाल सांझी में फंस गए। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं आपके कानूनी हितों की रक्षा के लिए और आज लेकर आई हूं रेरा की कंसल्टेंट सीनियर लॉयर एडवोकेट प्रियंका अग्रवाल, जिन्हें रियल एस्टेट सेक्टर में 15 सालों का अनुभव है। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे शो इंडिया न्यूज आपकी प्रॉपर्टी में। नमस्कार मैम, अभी मैंने जिक्र किया आपसे कि उन अग्रीव्ड बायर्स का जो 14 सालों से दर बदर अपनी गुहार लगा रहे हैं, भटक रहे हैं, अपने पोजीशन नहीं मिल पाया, तो क्या ऐसा रास्ता है उनके पास में जो उनके हित में फैसला आ जाए? क्या उन्हें पोजीशन मिल सकता है या उन्हें पैसा मिल सकता है? आप यूनिटेक के बायर्स की बात कर रहे हैं। यूनिटेक लिमिटेड जो कंपनी है उसका मैटर है सब जुडिस सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं सभी बायर्स को ये एडवाइस करना चाहती हूँ जिनको प्रॉपर्टी का पोजीशन अभी नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने एक एम्बिकस क्वेरी नाम का एक पोर्टल बनाया है। वहाँ पे जाके सबसे पहले तो आपको अपना प्रोजेक्ट विजिट करना पड़ेगा। विजिट करने के बाद में आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप इस प्रॉपर्टी का पोजीशन चाहते हैं या फिर पैसा वापस चाहते हैं। अगर आपको कहीं भी लगता है कि ये प्रॉपर्टी बन सकता है, अगर सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के जो पोर्टल है उस पे जाके अपनी बात रखें। जिस फॉर्मेट में वो क्लेम मांग रहे हैं आपसे कि अगर आपको प्रॉपर्टी का पोजीशन चाहिए तो आप उनको लिख के दें कि आपका ये यूनिट नंबर है, ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं और आपको इस प्रॉपर्टी का पोजीशन मिले। सुप्रीम कोर्ट उस पर काम कर रही है। कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू भी हो गया है। धीरे धीरे जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो सकते हैं उन सारे प्रोजेक्ट्स को सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट करवाएगी। उसके अलावा कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बिल्कुल बनना शुरू भी नहीं हुए हैं, तो उनमें आप सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि आपको आपका पैसा विद इंटरेस्ट आपको वापस मिलेगा। ऐसा प्रोविजन 2018 से शुरू हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे बायर्स का पैसा लौटाया भी है और आपको सबसे पहले तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने पे किया है वो आपको मिलेगा। उसके बाद में इंटरेस्ट अमाउंट पे बाद में बात की जाएगी। बट ये श्योर है कि यूनिटेक के जो भी बायर्स हैं उनको जस्टिस जरूर मिलेगा। ये मैटर स्टार्टिंग से ही सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस था, इसलिए लोअर कोर्ट में बहुत सारी रेमेडीज अवेलेबल हैं दूसरे बायर्स के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूनिटेक बायर्स के लिए जो भी रेमेडीज हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ही उनको मिलेगी। तो प्रियंका जी ने बताया जरूर उन्हें न्याय मिलेगा। तो ये बात हुई मैम, जब पोजीशन उन्हें मिल सकता है ये कितने चांसेस है, लेकिन जो बायर्स चाहते हैं कि उन्हें उनका पैसा वापस मिल जाए विद इंटरेस्ट, तो इसका क्या प्रोसीजर है? किस रास्ते को उन्हें अपनाना चाहिए? मैम, सबसे पहले तो पोजीशन उसी प्रॉपर्टीज का मिलेगा जो प्रॉपर्टी कुछ एक सर्टेन लिमिट तक बन चुकी है। ठीक, जो प्रॉपर्टीज बननी शुरू भी नहीं हुई है तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से सभी बायर्स को उसमें रिफंड का ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए। लेकिन जो प्रॉपर्टी उनको लगता है बन सकती है, फॉर एग्जांपल के लिए यूनिटेक विस्टा प्रोजेक्ट है, उसमें कुछ टावर का कंस्ट्रक्शन सुप्रीम कोर्ट करवा रही है, उन बायर्स को वो प्रॉपर्टी मिलेगी। कुछ टावर्स वो सेकंड फेज के हैं, उनमें कंस्ट्रक्शन थोड़ी देर बाद में होगी, बट यूनिटेक के बायर्स को जस्टिस जरूर मिलेगा। जिनको रिफंड चाहिए उनको रिफंड और जिनको प्रॉपर्टी चाहिए उनको प्रॉपर्टी। तो जो बायर सोच रहे हैं अपने सपनों का आशियाना लेने के लिए, तो इस तरह की जाल सांझी में वो ना फंसे, बिल्डर्स के ट्रैप में वो ना आए, तो इसके लिए उन्हें किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ उन्हें जाना चाहिए, क्या लॉयर उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप कुछ बताइए। रियल स्टेट सेगमेंट धीरे धीरे आफ्टर रेरा रेगुलेट हो रहा है, बट अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सही करनी है। धीरे धीरे अथॉरिटीज़ उन पे काम कर रही है और मेरे ख्याल से 2018 के बाद में आप देखेंगे तो रियल स्टेट सेगमेंट काफ़ी हद तक रेगुलेट हुआ है। कोई भी बायर जब प्रॉपर्टी बाय करने के लिए जाता है तो सबसे पहले उसको प्रॉपर्टी का ड्यू डिलिजेंस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो रेरा के पास में उस प्रोजेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन होती है। इन केस बिल्डर ने डिफॉल्ट किया है और प्रॉपर्टी को रजिस्टर नहीं करवाया है अंडर रेरा के प्रीव्यू में, तो आप अथॉरिटी को इन्फॉर्म भी कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट सेल पे अवेलेबल है, बना भी नहीं है लेकिन अथॉरिटी में रजिस्टर नहीं है। तो आप किसी भी प्रॉपर्टी में जाएं, ड्यू डिलिजेंस जरूर करवाएं। आप सबसे पहले ये देखें वो प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर है या नहीं है, और रेरा में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसी को सच माने।
बाहर से उनको कोई भी कमिटमेंट दी जाती है, कोई भी आपका एडवर्टीजमेंट होती है, कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूशन के लिए बोला जाता है, तो वो बिल्कुल ना करें, सिर्फ रेरा पे ही रिलाई करें। लोगों का सवाल ये भी है कि उन्हें जल्दी सुनवाई के लिए किस अदालत की तरफ रुख करना चाहिए, कहाँ दरवाजा खटखटाना चाहिए, क्या वो लिटिगेशन में आने के बाद उलझनों में फंसेंगे या उन्हें रेमेडीज वाकई में मिल जाएगी? तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अगर रियल एस्टेट बायर्स की बात करते हैं, अगर उनको रेमेडीज़ की ज़रूरत है, उनके साथ में कभी कोई चीटिंग हुई है या फिर उनको लगता है कि जो प्रॉपर्टी उन्होंने ली है उसमें कुछ ठीक नहीं है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, प्रोजेक्ट इनऑर्डिनेट डिले हो रहा है, उनसे जो पैसा लिया जा रहा है उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है, या फिर कोई एडवर्टीजमेंट गलत उनसे कमिटमेंट किया जा रहा है, या फिर उनको कहीं भी लगता है कि प्रॉपर्टी का टाइटल सही नहीं है, तो रियल एस्टेट रेगुलेट अथॉरिटी जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिवली वर्क कर रही है। उनको उनके सारी परेशानियों का वहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा। सेक्शन 31 में वो अथॉरिटी में डिफरेंट सेक्शन में जो भी वायलेशन हुई है, सपोज करो किसी ने मुझे मिस प्रेजेंटेशन किया है, तो ये सेक्शन 12 का वायलेशन है। आप सेक्शन 12 के वायलेशन के लिए सेक्शन 31 में अथॉरिटी में आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, उसके बाद में आपका सुनवाई होगा, आपके लिए जो बेस्ट रेमेडीज हैं वो अथॉरिटी आपको देगी। और अब कुछ टाइम से करीब 1 साल से अथॉरिटी में एग्जीक्यूशन प्रोसेस भी काफ़ी एक्सेलरेट हो गया है, तो जो भी अथॉरिटी ऑर्डर पास कर रही है उसको एग्जीक्यूट भी करवाएगी। देखा गया है कि लोगों में ये भी अवेयरनेस की कमी है कि बिना ओसी लेने के बाद, बिना ओसी लिए वो पोजीशन खरीद रहे हैं, तो ये कितना गलत है? मैम, ये बहुत ज़्यादा गलत है। जो भी अभी मार्केट में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्ट्रक्चरल डिफेक्ट का। ठीक है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट एक बहुत ही बड़ा एरिया है, उसमें इंडिविजुअल बायर कुछ नहीं कर सकता है जब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस पर कोई स्टेप ना ले, और रेरा उस स्टेप को ले सकती है, वो स्ट्रक्चर ऑडिट करवा सकती है। तो इसलिए बायर को बहुत ज़रूरी है कि वो पोजीशन लेने से पहले इन सारी चीज़ों का ध्यान रखे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जिस प्रोजेक्ट को मिल गया है उसके बाद ही उस प्रोजेक्ट का पोजीशन ले। तो रियल एस्टेट में ट्रांजैक्शन करते समय एक लॉयर कितना जरूरी है, क्या महत्व है उसका, और साथ ही ये कि लोगों को लॉयर की राय क्यों लेनी चाहिए, टाइटल रिसर्चेस क्या है? अगर आप रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जो रेरा एक्ट के सेक्शन 15 में कवर होता है, ट्रांसफर थर्ड पार्टी। कोई भी प्रोजेक्ट किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर हो जाता था, ठीक है, उसके बाद में अल्टीमेटली जब उस प्रोजेक्ट के साथ कोई भी प्रॉब्लम्स आती थी तो समझ में नहीं आता था कि उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। क्या वो आदमी रिस्पॉन्सिबल है जिसके नाम पे लाइसेंस है, क्या वो आदमी रिस्पॉन्सिबल है जो प्रीवियस उसका डेवलपर था, या फिर अभी जिस आदमी ने हमको सेल किया है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो टाइटल सर्च का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। और रेरा अथॉरिटी जब सेक्शन 4 में एप्लीकेशन लेती है रेरा रजिस्ट्रेशन के लिए, तो टाइटल सर्च के लिए और स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स के लिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनके वेरीफाई करती है, ड्यू डिलीजेंस करती है। तो जो प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है उनका टाइटल सर्च में कोई डिफेक्ट हो उसके चांसेस बहुत 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 कम है। प्रियंका जी, तो हमने इस सेक्टर के अंदर ये भी देखा है कि लोगों में डीपीसी को लेकर काफी अवेयरनेस की कमी है। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या है डीपीसी और इसका क्या महत्व है? डीपीसी का अगर फुल फॉर्म देखें तो इसका मतलब होता है डिलेड पोजीशन चार्जेस। पहले ये होता था कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता था अलॉटीज और डेवलपर के बीच में, जो बिल्कुल कंप्लीटली वन साइडेड होता था। बिल्डर अपने लिए अगर बायर डिले कर देगा कोई भी पेमेंट देने में तो वो 18%, 24% कंपाउंड इंटरेस्ट उनसे चार्ज करते थे। लेकिन अगर डेवलपर उस प्रोजेक्ट को डिले कर देता है तो वो बायर को 5 रुपए, 7 रुपए या 10 रुपए, अगर उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो वो मेरे ख्याल से 0.2% या 0.5% भी नहीं होगा अगर बिल्डर करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी गैप आ जाती है कि आप अपने लिए 24% रखते हैं और बायर के लिए 0.5% रखते हैं। जब से रेरा एक्ट बना है तो रेरा एक्ट में इस चीज़ का एक बहुत ही अच्छा प्रोविज़न बना हुआ है। MCLR
पे ही बिल्डर चार्ज करेगा अगर डिले हुआ है बायर के पार्ट पे, और अगर बिल्डर ने कमिटेड रेट से अगर डिले किया है कोई भी प्रोजेक्ट तो वो बायर को भी सेम रेट से कॉम्पनसेट करेगा, उसी को हम डीपीसी बोलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज की डेट में। अगर हम देखें तो बायर का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो डिले का ही है। तो डिले प्रोजेक्ट हो गया है, अब जो चीज डिले हो गई है उसको हम लोग कैसे कॉम्पनसेट करें, तो उसी को डीपीसी बोला गया है। ये रेरा अथॉरिटी, अगर हरियाणा रेरा अथॉरिटी की बात करें तो MCLR प्लस 2% अवार्ड करती है किसी भी अलॉटीज को कमिटेड डेट से बियॉन्ड जो भी डिले होता है। तो बायर ने जो भी अमाउंट पे किया हुआ होगा उस पे उसको MCLR प्लस 2% का डिले इंटरेस्ट मिलेगा जब तक उसको प्रोजेक्ट का फिजिकल पोजीशन नहीं मिल जाता अपनी प्रॉपर्टी का। और ये सब बायर्स को पता होना चाहिए कि BBA एग्रीमेंट के हिसाब से जो कमिटेड डेट क्या थी, अगर प्रोजेक्ट डिले हो गया है तो उनको इमीडिएटली उस चीज का रिलीफ बिल्डर से पहले मांगना चाहिए। इन केस बिल्डर उनको नहीं देता है तो उनको सेक्शन 31 में अथॉरिटी में एप्लीकेशन मूव करनी चाहिए, कंप्लेंट मूव कर देनी चाहिए। तो जो इंटरेस्टेड बायर्स हैं उनको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट प्लान उनके किस तरह से होने चाहिए, क्या जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट के बारे में आपने मुझे बताया है, तो जो स्ट्रक्चरल ऑडिट होता है क्या उनकी अवेयरनेस लेना कितना जरूरी है उन बायर्स के लिए? मैम, स्ट्रक्चरल ऑडिट का स्ट्रक्चरल डिफेक्ट का बात तब आएगा जब आपको प्रॉपर्टी का पोजीशन मिलने वाला होगा या मिल चुका होगा। ये एक बाद का इशू है प्रॉपर्टी का पोजीशन लेने। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आए बिना किसी भी प्रॉपर्टी का पोजीशन ना लें। ठीक है। और स्ट्रक्चरल ऑडिट एक थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग और मनी कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल बायर उसको कंडक्ट नहीं करवा सकता है। बट हरियाणा रेरा अथॉरिटी इस पे काम कर रही है और मेरे ख्याल से वो आने वाले टाइम पे जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे उनका स्ट्रक्चरल ऑडिट रिकमेंड करेगी और उनकी रिपोर्ट लेगी। तो वो रिपोर्ट को आप एच रेरा पोर्टल पे जाके या फिर आप वहाँ पे RTI वगैरह डाल के आप उसको उसका ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं, और उसके बाद ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट होने के बाद ही उस प्रॉपर्टी को पोजीशन में ले। इवन रेरा में स्ट्रक्चरल डिफेक्ट को लेके सेक्शन 14(3) बना हुआ है। अगर आपका पोजीशन लेने के बाद में 5 साल तक उस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन नहीं हुआ है, उसके 5 साल तक अगर कोई डिफेक्ट आता है तब भी रेरा उस कंप्लेंट को सीरियसली लेती है और जो भी एग्रीव्ड पर्सन है उनको रेमेडीज प्रोवाइड करवाती है। तो आखिर ऐसा क्या कारण है जो बिल्डर्स इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, झूठे सपने दिखाते हैं और अपना पोजीशन डिलीवर नहीं कर पाते? तो क्या ऐसा रीजन है क्यों वादों से मुकर जाते हैं? मैम, अगर आप किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की बात करें तो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए क्या चाहिए? एक लैंड चाहिए जिसका टाइटल क्लियर हो, स्टैट्यूटरी अप्रूवल चाहिए, और उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको पैसे चाहिए। पैसे का प्रॉब्लम बिल्डर का शॉर्ट आउट हो जाता है बिकॉज यहाँ पे ऐसी एक्सरसाइज है कि प्री लॉन्चिंग या फिर जो प्रोजेक्ट फ्यूचर में बनने हैं उनको लेने के लिए भी बायर्स अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन कई बार क्या होता है, बिल्डर पे जब पहले कोई ऐसी गवर्निंग अथॉरिटी नहीं थी जो बायर से उन लोगों ने पैसा कलेक्ट किया है, क्या वो उस प्रोजेक्ट पे लग रहा है या नहीं लग रहा है, या फिर लैंड का टाइटल सच सही है या नहीं है, क्या वही इंसान उस प्रोजेक्ट को बेच रहा है जो उसका मालिक है या नहीं है, या फिर कोई भी स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स है उसकी कमी तो नहीं है जो प्रोजेक्ट को हैम्पर करते हैं। बट रेरा आने के बाद में जैसे ही बिल्डर सेक्शन 4 में अपनी एप्लीकेशन देता है रजिस्ट्रेशन की, तो वहाँ पे उसके स्टैट्यूटरी अप्रूवल वाला ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में सेक्शन 4(2) ID है, उसमें रेरा में 3 अकाउंट प्रोविजन है, जिसमें एक अकाउंट में आपको पैसा लेना होता है। उस अकाउंट के 100% पेमेंट को 70-30 में डिवाइड करके उस 70% जो पैसा डिपॉजिट होता है उसको सिर्फ कंस्ट्रक्शन और इंटरनल डेवलपमेंट वर्क में ही खर्च करना होता है। तो इस तरह से फंड्स साइफन भी नहीं हो पाते हैं, उस प्रोजेक्ट में लगते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे ये चीज़ें आफ्टर रेरा खत्म होती जा रही हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आते थे जो इस एक प्रोजेक्ट को हैम्पर करते थे, बनने से रोकते थे, फंड डाइवर्जन, दूसरा स्टैट्यूटरी अप्रूवल कंप्लीट नहीं होना, ठीक है, और दूसरा लैंड
टाइटल वो है वो क्लियर नहीं होना। तो रेरा इन तीनों चीजों पे इफेक्टिवली वर्क कर रही है। तो ऐसे बिल्डर्स के खिलाफ क्या फैसला आना चाहिए जो लोगों के साथ इस तरह का मजाक करते हैं? सबसे पहले तो मैम, बिल्डर किसी भी तरीके का कोई भी वायलेशन करता है, सेक्शन 11 अगर आप रेरा एक्ट का पढ़ेंगे तो उसमें पूरा ड्यूटीज, प्रमोटर की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं वो डिफाइन की हुई है। हर बायर को वो सेक्शन पढ़ना चाहिए। उसके बाद में सेक्शन 12 से लेके 18 तक जो भी वायलेशन, पॉसिबल वायलेशंस बनती हैं जो बिल्डर कर सकता है, उसके वायलेशन वहाँ पे सारी लिखी हुई हैं, सारी चीजें हैं। उन सेक्शन की वायलेशन में वो सेक्शन 31 में जाके